1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी जिस साल, लेकिन 2 साल में उसमें संशोधन हो। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो थोड़ी। देखिए, दुनिया में जब हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ठीक है, विधि के शासन की, हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि अब राजा रानी की आवाज सरकार नहीं चलने वाली है, या राजा रानी छोड़िए, कोई नेता भी खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि हुकुम से शासन चलेगा। इसको संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। लॉ क्या है? सबसे बड़ा लॉ क्या है? संविधान है ना। संविधान भी तो एक कानून है, विधान है, मतलब विधि से बना हुआ है इसके नाम में ही। तो अब ये कहा गया कि जो लोग शासन करने वाले हैं उनकी शक्तियों पर लिमिट लगाई जाए। तो संविधान का पहला काम क्या है? शासक की शक्तियों पर लिमिट लगाना है ना। शासक या आज के जमाने में सरकार की शक्तियों पर लिमिट लगाना। अगर ये आपने समझ लिया, पूरी पॉलिटी आपकी यहीं से निकली हुई है, वर्ल्ड हिस्ट्री से। और दूसरा ये है कि जनता को अधिकार देना। अधिकार कैसे हो सकते हैं? एक तो खुद की मैं सरकार बना रहा हूं, तो जन संप्रभुता की बात करता है ये। हम लोग चुनाव वोट दे रहे हैं ना, तो ये हम लोग सरकार बना रहे हैं, हमारे हाथ में पावर है। और दूसरा, हमारे कुछ एफआर है, फंडामेंटल राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। और इस फंडामेंटल राइट में कुछ अधिकारों की प्रवृत्ति है, प्राकृतिक अधिकारों जैसी, पैदा होने की वजह से जैसे मिल रहा हो। जीवन का अधिकार क्या है? एक प्राकृतिक अधिकार भी है, फंडामेंटल अधिकार भी है। लेकिन ये सब आए कहां से? ये सब पहली बार कहां बात हुई? पहली बार 1215 में। देखिए, प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में राजा था निरंकुश, ठीक है, और सामंत थे नहीं, राजा को खूब पावर थी। मध्यकाल में क्या हुआ? सामंत बढ़ गए, सामंतवाद बढ़ गया। और इन सामंतों में जो कुलीन थे, अपने आप को कुलीन कहते थे, इन लोगों ने राजा की पावर कम की, ठीक है। तो इसका मतलब राजा सिर्फ नाम का रह गया मध्यकाल में। कहीं भी हो दुनिया में, चाहे यूरोप हो चाहे इंडिया हो, इंडिया में पूर्व मध्यकाल था और यहाँ पे राजपूत राज्य थे, है ना। सामंती समाज ने राजा को घेरने के लिए कुछ मांगे रखी ब्रिटेन में, जो मांगे आजकल मध्य वर्ग रखता है। हम लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये मांगे सामंतों ने भी एक बार रखी थी, ठीक है। हालांकि सामंत कभी अपना पावर छोड़ने के लिए मांगे नहीं रखेंगे, राजा का पावर छोड़ने के लिए। तो एक वहां पे जॉन ने मैग्ना कार्टा, ये 1215 में साइन किया उसने कि भाई राजा मनमाने से नहीं चलेगा, संसद से पूछेगा। संसद नाम की संसद तब थी नहीं, तो इनसे पूछेगा, कुलीनों से, कि क्या करना चाहिए। जनता का इसमें कोई अब तक अधिकार नहीं, जनता को कोई नहीं पूछ रहा था अब तक। तो ये बीच से उठा हुआ विद्रोह था, नीचे से उठा हुआ नहीं था, ठीक है। राजा ऊपर हो गया, सामंत बीच में हो गए, नीचे मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। ये नीचे से उठा हुआ नहीं था, ये बीच से उठा हुआ था। लेकिन फिर भी एटलीस्ट थ्योरी में राजा की पावर कुछ कम हुई, प्रैक्टिकल में नहीं कम हुई। थ्योरी में कि चलो सामंत है, ये सब चिल्ला रहे हैं, घेर रहे हैं, इनको शांत कर देते। लेकिन इसके बाद राजतंत्र में जब जब दुनिया में कहीं भी लड़ाई लड़ी इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड हारा, सबने घेरा किसको? राजा को। तुम्हारी सेना हार गई, अमेरिका को तुमने खो दिया, है ना। ऐसे घेरा कि नहीं? तो जब जब संसद जो थी वहां की, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मध्य वर्ग के लोग, राज्यसभा है, जो अमीर थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठ गए ब्रिटेन में। जो कुलीन थे, जिनके पास खूब जमीन थी, और जो मध्य वर्ग था वो इधर आना शुरू किया। मध्य वर्ग ने जनता से सपोर्ट लिया, निम्न वर्ग से। तो ये मध्य वर्ग था। मध्य वर्ग हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठना शुरू कर दिया, लोकसभा जैसे इंडिया में। लोकसभा का चुनाव होता है, हर कोई वोट दे सकता है, जो 18 साल से ज्यादा हो। वोट देने का राइट है ना उसका। 18 साल से ऊपर कोई भी वोट दे सकता है। इसका मतलब वो अमीरों को तो चुनेगा नहीं जल्दी, और निम्न वर्ग किसको चुनेगा? मध्य वर्ग को चुनेगा, जो पढ़ा लिखा है, कोई नेता हो। तो जब मध्य वर्ग की संख्या हाउस ऑफ कॉमन्स में बढ़ने लगी है ना, तो इनकी लड़ाई दो लोगों से थी, एक तो राजा से थी और एक तो खुद इन सामंतों से थी। राजा को भी तोड़ो। तो 1688 में मध्य वर्ग ने घेर लिया राजा को, क्योंकि ये सब क्या, 30 वर्षीय युद्ध हुआ था, वेस्टफेलिया की संधि उसके बाद हुई। इंग्लैंड जहां जहां देखो धर्म के नाम पे लड़ाई कर लेता था, धर्म के नाम पे, पावर के नाम पे, क्योंकि राजा को हमेशा
अगर राजशाही रहेगी, अगर कोई नेता पॉपुलर होना चाहता है वो सर्जिकल स्ट्राइक करवा दे, या तो बम गिरवा दे, या तो लड़ाई करवा दे, वो कभी वोट नहीं फिर गंवाएगा, वो हारेगा नहीं इलेक्शन, है ना। तो हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो डिफेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये जो मध्य वर्ग है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठ रहा है, इसने घेर लिया 1688 में पूरे संसद को, ब्रिटेन की, ब्रिटेन के राजा को घेर लिया, और उसने राजा को ही हटवा दिया। ठीक है, राजा भाग गया, स्टुअर्ट वंश का शासक भाग गया अपने दरबार से, बकिंगम पैलेस जो है जहाँ पे महारानी बैठती है उसके सामने घेर लिए सबको, वो भाग गया वहां से। इन लोगों ने अपने फेवरेट राजा को बिठाया, लेकिन राजतंत्र खत्म नहीं किया इन लोगों ने। इन लोगों ने बस कहा कि राजा अब सिर्फ रबड़ का स्टाम्प रह जाएगा, सारी पावर किसके पास है अब, पार्लियामेंट के पास। ये तो आया फेज 1 ब्रिटेन में सुधार का, कि जब मध्य वर्ग ने, जब सामंतों ने राजा से पावर छीनी, मध्य वर्ग ने सामंतों और राजा दोनों से पावर छीन ली ब्रिटेन में। कहा कि भाई ऐसा है कि हमारी लड़ाई जो है सामंतों से भी है, राजा से भी है। राजा अपनी इच्छा से जो बोल दे, टैक्स लेने लगे हम लोगों से। ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, मध्य वर्ग को कोई पावर ही नहीं दिया, सारा पावर सामंतों कुलीनों को है। और फिर मध्य वर्ग ने कुलीनों से बोला कि तुम लोग ज्यादा पावर ले रहे, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड में ही न्यायपालिका थी। तो ब्रिटेन के संविधान में आरंभ से ही एक दोष ये था कि पार्लियामेंट ही सब, हाउस ऑफ लॉर्ड में जो राज्यसभा में बैठे अगर वही जज बन के बैठने लगे, इसका मतलब कि पार्लियामेंट कभी भी अपने फैसले नहीं पलटेगी, क्योंकि कोई जज अपने खिलाफ फैसला थोड़े देगा। यानी पार्लियामेंट में अगर कोई कानून बना तो राज्यसभा वाले, जैसे आज के जमाने में अगर राज्यसभा वाले होते, राज्यसभा वाले कहते कोर्ट कुछ है ही नहीं, हम ही कोर्ट है। संसद जो कानून बनाएगी वही सब कुछ है, और कानून बना के बोल दे कि हम लोग मान लीजिए किसी एक खास समुदाय की नागरिकता ही छीन ले, और फिर ये लोग बोले बहुत सही कर रहे हो, उसी में कोर्ट बैठा, सुप्रीम कोर्ट अलग से ना हो। इसका मतलब पार्लियामेंट को अथाह पावर मिल गई ब्रिटेन में, है ना। अथाह पावर है कि नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही जाती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है सिवाय एक आदमी को औरत बनाने के। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और राजा के बारे में कहा गया कि जब पार्लियामेंट ने राजा को रबड़ का मुहरा बना लिया, तो राजा के बारे में कहा गया कि ब्रिटेन का राजा कभी गलती नहीं करता, क्योंकि उसे दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं गलती करने के बाद, ये पार्लियामेंट वाले हटा देंगे उसको, तो वो कठपुतली है सिर्फ। अब पार्लियामेंट के पास अथाह पावर है। अब मध्य वर्ग के पास एक और चुनौती है। चलिए, पार्लियामेंट ने राजा की पावर छीन ली, पार्लियामेंट के दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स में मध्य वर्ग बैठता है। अब मध्य वर्ग का अकेला दुश्मन कौन होगा, कुलीन, सामंत, बिल्कुल सामंत, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले बचेंगे अब ना, जिनके पास जमीनें हैं। और ये है, इन दोनों को ही पार्लियामेंट बोला जाता है। पार्लियामेंट का ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस, जैसे लोकसभा क्या है इंडिया का, तानिया थोड़ा बहुत निम्न सदन है, क्योंकि कॉमन लोग जहां जाएंगे निम्न सदन होगा। ठीक है, और ये उच्च सदन बोला गया। अब यही है पार्लियामेंट, दोनों को मिला दीजिए, पार्लियामेंट होगा। और ये इस पार्लियामेंट ने क्या किया, 1688 में राजा की पावर खत्म कर दी पूरा। उसने बोला कि अब तुम गलती कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किया तो दोबारा गलती करने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि दोबारा कोई और राजा को बैठा देंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन अब ये जो मध्य वर्ग है हाउस ऑफ कॉमन्स में, निम्न वर्ग तो अब भी नहीं था, मध्य वर्ग ही था। और ये है उच्च वर्ग, या कुलीन है, सामंत है। तो जब राजा हट गया तो मध्य वर्ग का अकेला दुश्मन कौन है, सामंत है। तो अब धीरे धीरे हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर बढ़ेगी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना में, जब कार्ल मार्क्स आएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स निम्न वर्ग को भड़काएंगे और मध्य वर्ग से बोलेंगे कि संभल जाओ, तुमने हर बार धोखा दिया है निम्न वर्ग को, इस बार मत देना। तो यहाँ पे चार्टिस्ट आंदोलन होंगे धीरे धीरे। हाउस ऑफ कॉमन ये बोलेंगे कि ये सब सामंत होते थे, इन सबके पास न्यायपालिका भी थी। यही लोग ना, वो जो हम लोग देखते हैं ना ब्रिटेन में मूवीज में, विग लगा लगा के बैठे रहते हैं, नाम हर एक काम राजा के नाम पे होता था। ठीक है, लेकिन राजा को कोई पावर नहीं था। असली काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। और इस टाइम पे ब्रिटेन को जनता को भी लगने लगा कि
1688 के बाद कि अगर ये लोग राजा से कुछ छीन रहे हैं, तो अगर ये लोग अपने अधिकार बचा रहे हैं, तो पीछे पीछे हमारे भी अधिकार तो सुरक्षित हो रहे हैं। जनता जनता ने कहा कि पार्लियामेंट जो भी करेगी अच्छा करेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे हमारे तक इनकी बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बीच में ये लोग बैरियर बन के रह रहे हैं पार्लियामेंट वाले। तो अगर ये राजा की पावर छीन रहे हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो चाहे कॉमन्स हो, इन दोनों के पावर बच रहे हैं, तो इसी बहाने निम्न वर्ग के भी पावर बच जाएंगे। तो जनता हमेशा पार्लियामेंट में भरोसा करने लगी, खासकर अमेरिका खोने के बाद। और भी जब राजा ने अमेरिका खो दिया, है ना, जेम्स की सरकार ने अमेरिका खो दिया, तो पार्लियामेंट और मजबूत हो गया। और पार्लियामेंट में जो अंदर संघर्ष चल रहा था वो इन दोनों के बीच चल रहा था। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर बढ़ती चली जाएगी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को दबाता चला जाएंगे। सरकार किससे बनती है? हाउस ऑफ कॉमन्स से, है ना। इंडिया में लोकसभा में जिसकी बहुमत है उससे सरकार बनती है। राज्यसभा को इतनी पावर नहीं जितनी लोकसभा को है। धन विधेयक में किसकी पावर है? वित्त विधेयक में लोकसभा की पावर है, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो यहाँ राजा की जगह प्रेसिडेंट हो गया, और यहाँ राज्यसभा हो गई, यहाँ लोकसभा हो गया। इंडिया में प्रेसिडेंट भी क्या है? एक मुहर ही है, रबड़ का स्टाम्प है हमेशा से। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्रिटेन से शासित हुए हैं, तो हमने ब्रिटेन का मॉडल अपना लिया तुरंत। 2 सदन का मॉडल है ना ब्रिटेन का, ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था, हमने वही मॉडल अपना लिया। 1935 का अधिनियम था जो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, उसमें भी यही व्यवस्था थी। तो हमने क्या किया, नेहरू जी जैसे लोगों ने कहा कि ब्रिटेन ने भले हमें गुलाम बनाया है, लेकिन हमें अच्छाइयों से नफरत थोड़ी होनी चाहिए, अच्छा मॉडल है। तो उन्होंने अच्छाइयों को तुरंत अपना लिया, एकदम सही है। आज राजा की जगह क्या है? हर देशों में राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। लॉर्ड्स की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह क्या है? इंडिया में क्या है? राज्यसभा है। उधर हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह लोकसभा है। तो ये था इक्वेशन, ठीक है। अब अमेरिकियों की सोच इससे कैसे अलग हो गई ये देखते हैं हम लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता को आप देखिए, अमेरिका था मध्यवर्ग मुझी वर्ग, ठीक है, नहीं थे। अमेरिका में कार्यपालिका की शक्ति इतनी मजबूत क्यों हुई? क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का सेना नायक था, ठीक है। वॉशिंगटन जो था, इसने स्टार्ट में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा या अमेरिकी युद्ध लड़ा। तो आरंभ से ही ये देखा गया कि सारी जो 13 कॉलोनी थी, उन लोगों ने जॉर्ज वॉशिंगटन को बोला कि आप देखिए, ठीक है, या कुछ टाइम के लिए आप लीड करिए ये 13 कॉलोनी ने। तो यहाँ कार्यपालिका की शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ना तय थी, क्योंकि अगर कोई राष्ट्रपति को पावर दे दे जाता तो वहां अब संसद की शक्ति उतनी नहीं है, या विधायिका की शक्ति उतनी नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में फर्क पता है? सही से बताइए, ईमानदारी से। नहीं पता? विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, ठीक है। जैसे संसद एक विधायिका है ना, वहां पे बैठ के लोग बिल पास करते हैं, कानून पास करते हैं ना। तो संसद विधायिका है जहां कानून बनता है। कार्यपालिका वो है जो इन कानूनों को लागू करवाती है। कानूनों को लागू कौन करवाता है? सरकार करवाती है ना। तो इसमें एक तरफ सरकार हो गए, एक तरफ ऑफिसर हो गए, कर्मचारी हो गए, सरकारी ऑफिसर, आईएएस आईपीएस वगैरह हो गए। तो एक तरफ सरकार हो गई, एक तरफ नौकरशाही हो गई कि नहीं। विधायिका बनाएगी कानून, कार्यपालिका उन कानूनों को फॉलो करवाएगी। अब इसमें नौकरशाही में पुलिस वगैरह सब आ गए, ऊपर से नीचे तक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब आ गए सरकार में। और न्यायपालिका करेगी फैसला। यही तो शक्तियों का पृथक्करण है, यही तो मॉन्टेस्क्यू ने बताया था। न्यायपालिका देखेगी कि क्या ये कानून सही बने हैं संविधान के हिसाब से, और अगर कानून सही भी बने हैं संविधान के हिसाब से, तो क्या ये लोग जो फॉलो करवा रहे हैं ये सही से फॉलो करवा रहे हैं, भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से तो नहीं पालन करवा रहे हैं, किसी को फेवर तो नहीं कर रहे हैं। ये कौन चेक करेगा? न्यायपालिका। तो ये मॉन्टेस्क्यू ने ये जो फॉर्मूला बताया था, इससे कितना फायदा हुआ दुनिया को? बहुत फायदा हुआ। तो यहाँ पे कानून, एक तो कानून संविधान सम्मत होना चाहिए, संविधान से मैच खाए, संविधान की भावना से एटलीस्ट मैच खाए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से, मूलभूत ढांचे से।
और कानून सही से फॉलो किए गए हों। इसके अलावा एक और काम देखती है कि ये जो कानून है इसमें आपराधिक और सिविल मामले में क्या कानून है, सजा क्या होगी, है ना, वो एक अलग चीज है। और कभी कभी ये न्यायपालिका सलाह भी देती है कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ठीक। और इसमें जो सरकार का हेड होता है वो पीएम होता है, सरकार पीएम बनाता है, ठीक है ये। लेकिन देश का हेड पूरे राष्ट्रपति है। इंडिया में थोड़ा सा फर्क कर दिया, इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल अपनाने की कोशिश की, ठीक है। बस इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ये जो वहां ब्रिटेन में राजा था उसकी जगह राष्ट्रपति को रख दिया, राजेंद्र प्रसाद को पहली बार, ठीक है। तो अब जो जॉर्ज वॉशिंगटन था उसने खूब पावर ले ली। तो ब्रिटेन, अमेरिका कभी भी ब्रिटेन के उस सिस्टम को नहीं मानने वाला था जहां पे एक पीएम हो और वो जाके प्रेसिडेंट से पूछे। अमेरिका में पहले ही सिर्फ प्रेसिडेंट होगा, पीएम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन ने अकेले मतलब सेना का नेतृत्व किया था। तो वहां कार्यपालिका के हाथ में ज्यादा पावर जानी तय थी, ठीक है। भारत में क्या हुआ, संविधान सभा बनी, लोगों ने कानून बनाया, तो अकेले किसी के हाथ में पावर जाना तय नहीं था। लेकिन वहां राष्ट्रपति को पावरफुल बनना तय था वहां पे। और ये भी कहा गया कि 13 राज्य हैं, इनको बहुत ज्यादा पावर है, राज्यों को अलग होने की भी शक्ति थी उस टाइम पे। तो कोई एक तो फिगर होना चाहिए सेंटर में जो इस पावर को थोड़ा काउंटर कर सके कि राज्य अलग ना हो जाए, 13 के 13 राज्य। तो ब्रिटेन में जहां राज्य की पावर छीन ली गई, वहीं अमेरिका में जो हेड था उसकी पावर बढ़ाई गई, क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़नी थी अमेरिका को, ठीक है। लेकिन इस सेना पहले था, बुद्धिजीवी बाद में था। अमेरिका में सबसे टॉप पे जो बुद्धिजीवी हुआ वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका डॉलर पे चिन्ह है फ्रैंकलिन, जेम्स ओटिस, थॉमस पेन, ये सब हुए। तो पावर यहाँ कार्यपालिका को स्टार्ट से ही ज्यादा दे दी गई। तो ये ब्रिटेन से इस मामले में अलग हो गया, ये अमेरिका सिचुएशन थी अमेरिकी लड़ाई की ऐसी। अमेरिका में न्यायपालिका को भी अलग रखा गया क्योंकि अमेरिका के ऊपर प्रबोधन का खूब प्रभाव था, मॉन्टेस्क्यू के विचारों का। ये नहीं कि यहाँ इसी संसद में कोई बैठा के, जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठा के जज बना दिया उन लोगों को, राज्यसभा वाले जैसे राज्यसभा वाले हैं वैसे कोई बैठा के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह जज बना दिया उसको। ऐसा ब्रिटेन, ऐसा अमेरिका में नहीं चल सकता था, क्योंकि अमेरिका के ऊपर शक्ति के पृथक्करण का बहुत बड़ा प्रभाव था। अमेरिकी क्रांति के कारण में मॉन्टेस्क्यू का नाम जरूर लिया जाता है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत, या प्रबोधन में लिया जाता है। जहां आपने देखिए प्रबोधन में मॉन्टेस्क्यू लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा अमेरिका पे सीधा प्रभाव पड़ा, अमेरिकी संविधान पे हमें सीधा प्रभाव, हम संविधान पे जा रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू का नाम जरूर आएगा। तो यहाँ पे तीनों ने बंटवारा किया आपस में शक्तियों का। ये अमेरिका की देन थी, ये मतलब ये अमेरिका ने दुनिया में पहली बार ऐसा किया कि उसने शक्ति के पृथक्करण को पॉपुलर बना दिया। ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने कार्यपालिका को ज्यादा पावर नहीं दी थी, कार्यपालिका में हेड को उसको ज्यादा पावर नहीं दी थी, न राजा को दिया ना पीएम को ज्यादा पावर दिया। पीएम को पावर है, लेकिन पावर असली ब्रिटेन में कहाँ है, पार्लियामेंट के पास, विधायिका के पास। अब इसमें से जिसकी बहुमत में रहेगी उसको ऑलरेडी पावर मिल जाएगी, पीएम। तो ये विधायिका को अल्टीमेट पावर वहां थी, लेकिन अमेरिका में विधायिका को अल्टीमेट पावर नहीं, विधायिका एक फोर्स है, मतलब एक प्रतिरोधकारी बल है, लेकिन इतना पावर नहीं। वहां कार्यपालिका को ज्यादा पावर है विधायिका से अमेरिका में। क्यों? क्योंकि अमेरिका को जल्दी जल्दी फैसले लेने थे। इमरजेंसी पूछना होगा तो आप बैठक बुला के नहीं बुलाएंगे ना 50 लोगों को कि बताइए क्या करें। अमेरिका को कभी कभी जल्दी फैसले लेने होते हैं, इसका अमेरिका ने खूब मिसयूज भी किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां की विधायिका को, अमेरिका की विधायिका जिसको कांग्रेस बोलते हैं, अमेरिका की विधायिका का नाम कांग्रेस है, कांग्रेस नाम ही विधायिका था। कांग्रेस मतलब लोगों का समूह, ठीक है, इंग्लिश में मतलब है इसका। तो कांग्रेस खाली पार्टी, इंडिया की पार्टी को मत देखिए आप, कांग्रेस का मतलब, तो इसकी उसकी विधायिका का नाम कांग्रेस है, हमारी विधायिका का नाम संसद है, ब्रिटेन की विधायिका का नाम पार्लियामेंट है ना। तो ऐसे ऐसे हैं। तो ब्रिटेन की और अमेरिका की न्यायपालिका जो थी, सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका में खूब पावर है, और ये तीनों आपस में चेक एंड बैलेंस में अमेरिका में। ब्रिटेन में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, ब्रिटेन में विधायिका के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर। इंडिया ने कहा ना, हम लोग ब्रिटेन का ये खराबी नहीं लेंगे, हम लोग ये अच्छा ही अमेरिका से सीखेंगे। तो इंडिया ने तीनों बांट दिया, ठीक है।
तो ये है स्टोरी कैसे चेंज होती है। ये भी दिखाता है कि अगर समाज बदल रहा है तो संविधान भी बदल सकता है। तो अगर राजनीति को दिशा कौन देता है? राजनीति की दिशा समाज और अर्थव्यवस्था देती है। अगर समाज में हिंसक लोग हैं तो राजनीति में हिटलर जैसे लोग आ जाएंगे। अगर समाज में मध्य वर्ग है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, और वो पढ़े लिखे लोग राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद वगैरह पे इतना, राष्ट्रवाद और उस पर जोर नहीं दे रहे हैं युद्ध पे, तो राजनीति में अच्छे लोगों की सरकार बनेगी। ठीक है, तो राजनीति हो चाहे कोई भी फील्ड हो, वो किसका रिफ्लेक्शन है कि समाज में कैसे लोग हैं। हर एक फील्ड में कहां से आते हैं लोग? समाज से आते हैं। और समाज इंडिया का खराब है। अंदर से बच्चे जातिवादी क्षेत्रवादी हो सकते हैं, लेकिन वो क्लासरूम में नहीं दिखा सकते क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, छोटी मोटी तैयारी तो है नहीं। तो समाज और अर्थव्यवस्था राजनीति कैसे दिशा देती है? ब्रिटेन में जब मध्यवर्ग बढ़ने लगा तो वहां राजा की पावर कम हुई कि नहीं? वहां लोकतंत्र आया कि नहीं? और जब पूंजीवादी आंदोलन अमेरिका में चलने लगे तो राजनीति जो है वो उदारवादी राजनीति हुई कि नहीं? मुक्त व्यापार की। अर्थव्यवस्था राजनीति को दिशा देता है, समाज राजनीति को दिशा देता है। कभी कभी राजनीति वाले इन दोनों को भी दिशा दे देते उल्टा। ठीक है, या कभी कभी राजनीति वाले मौके पे चौका मारते हैं। देखते हैं जनता परेशान है, जनता को अच्छे अच्छे वादे दिलाएंगे, भाइयों बहनों, उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हिटलर और मुसोलिनी हुए थे। कई बार इंसान खुद अपने ही विश्वास का गुलाम बन जाता है। ठीक है, ये भी जानना है। राजनीति क्या करता है? ऐसी चीजों को भुनाता है राजनीति। जैसे जब वर्साय की संधि हुई थी, ब्रिटेन जर्मनी में इतना गुस्सा था जनता में, जर्मनी को बेइज्जत कर दिया, आधा आधा बांट दिया, आधा फ्रांस ने ले लिया, आधा उसने ले लिया, जर्मनी वो पावर ही नहीं रही। तो उस बेइज्जती को भड़काने के लिए हिटलर आया। ठीक है, और उस बेइज्जती को भड़काने, जनता को सम्मान दिलाने के नाम पे सारा पावर अपने अंदर ले लिया। क्यों? क्योंकि उसको इतिहास में दर्ज होना था। उसको अलग ही किस्म का सनक था उसके अंदर। यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को यातना देके मारा, कंसंट्रेशन कैंप में मारा, है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि असली मुद्दे से ध्यान हटे, इसलिए हिंदू पकड़ो, मुस्लिम पकड़ो, यहूदी पकड़ो, ये पकड़ो, वो पकड़ो। असली मुद्दा क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब असली मुद्दे हैं। डेवलप नहीं इंडिया, एजुकेशन की कमी है, मॉडर्न एजुकेशन गांव में नहीं मिलता। ये सब मुद्दों से हट के लोग कहां जाएंगे फिर? जातिवाद, क्षेत्रवाद, इसकी राजनीति करते हैं फिर लोग, तो या धर्म की राजनीति करते हैं।